वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो ये रेस्पिरेशन वाली सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। स्टार्टिंग में 2 क्लास रेस्पिरेशन की आप लोगों को करा दी। उसमें बेसिक जितना भी था रेस्पिरेशन का, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, वो सारा कवर अप करा दिया है ऑलमोस्ट। अब तो इस वाले पार्ट में आपको कुछ एमसीक्यू कराऊंगा इसके ऊपर बेस्ड जो हैं, और एक एक्टिविटी जो मैंने आप लोगों को बोली थी कि एक्टिविटी भी है इस चैप्टर के अंदर, वो उस पर एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उस एक्टिविटी के बारे में भी देखेंगे यहाँ पे हम लोग आज, ठीक है ना। तो ये लास्ट पार्ट है रेस्पिरेशन का, उसके बाद जाके रेस्पिरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है भाई। चलो अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए जरा कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड CO2 बाय यीस्ट। आपको छांटना है इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं, सब लोग एक एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। तो पायरुवेट के बारे में क्या बोला है, पायरुवेट को कन्वर्ट कर सकते हैं एथेनॉल में और CO2 में, यीस्ट कन्वर्ट कर सकता है। तो आंसर है हाँ, अगर यीस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगे जहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल बने थे, तो उस सिचुएशन में यीस्ट पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल और CO2 में। तो हाँ, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला पढ़ते हैं, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन ना। फर्मेंटेशन तो अपने आप में एक एग्जाम्पल है एनारोबिक का, तो एरोबिक तो हो ही नहीं सकता, एयर की एब्सेंस में होता है ना फर्मेंटेशन, तो ये गलत है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होती है, क्रेब साइकिल में जहाँ पे 38 ATP मतलब 36 ATP बनते हैं, 2 पहले बन चुके होते हैं पायरुवेट के टाइम पे। तो क्रेब साइकिल वहाँ पे होती है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो क्रेब साइकिल होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में होता है भाई। जैसे ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होता ही होता है। इसके बाद की साइकिल जो हमारे पास पहुँच जाती है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और अगर एनएरोबिक हो रहा है तो वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो उन्होंने एक गलत लिखा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट वन, फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हाँ, बात सही है, फर्मेंटेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही टाइप है। फर्मेंटेशन को बोलते ही हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। अच्छा, तो कौन से स्टेटमेंट ठीक हो गए, फर्स्ट वाला सही हो गया और फोर्थ वाला सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन आएगा ये सी। फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तो सी वाला हमारा करेक्ट हो गया। तो चारों स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं जो उसने पूछा है। समटाइम्स ध्यान रखना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि यहाँ इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना कि करेक्ट पूछे हैं या इनकरेक्ट पूछे हैं, उसी के अकॉर्डिंग्स में लगाना है। करेक्ट पूछे हैं तो फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा, और अगर इनकरेक्ट पूछे होते तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे आंसर हो जाता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। देखते हैं कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, जब आप एयर को इनहेल करते हो, यानी हवा को अपने लंग्स में फिल करते हो, उसको इनहेल बोलते हैं। और जब हम लोग एयर को बाहर छोड़ देते हैं जिसमें मेजॉरिटी में CO2 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। एक्सहेल कर दिया एयर को। तो फिलहाल इनहेलेशन की बात हो रही है कि एयर को इनहेल किया है हम लोगों ने। तो ये बोल रहे हैं रिब्स मूव इनवर्ड। जो आपके रिब केज होता है जिसके अंदर आपके लंग्स पैक होते हैं, तो वो हड्डियों का जो पिंजरा है रिब केज, तो वो इनवर्ड्स मूव होता है। थोड़ा फील करके देखना, सांस को अंदर की तरफ अगर लेके देखोगे तो तुम ये फील करोगे कि ये इनवर्ड अंदर की तरफ नहीं जा रहा, उल्टा ये बाहर की तरफ जा रहा है। सांस लेने के टाइम पे जब इनहेल कर रहे हो तो इनवर्ड नहीं होता, क्या होता है, आउटवर्ड की तरफ जाता है रिब केज। जब सांस भरेगी, लंग्स फूलेंगे, लंग्स फूलेंगे तो रिब केज भी कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो ये गलत है हमारे पास। साथ में क्या बोला है, डायफ्राम। डायफ्राम जो हमारे लंग्स होते हैं इस तरह से, उन लंग्स के नीचे जो एक कवर होता है ना, फ्लैट एक हमारे पास कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, इसे डायफ्राम बोलते हैं। तो उन्हें बोला डायफ्राम रेज हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो आंसर है नहीं। उल्टा ये होगा कि जब ये लंग्स फूल जाएंगे तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये रेज नहीं होगा। रेज तो कब होगा, जब आप एक्सहेल कर रहे होंगे। तो जब एक्सहेल करेंगे तो ये कंडीशन तब की लिखी हुई है। एक्सहेल करते वक्त आपका रिब केज थोड़ा सिकुड़ जाएगा, क्योंकि फेफड़े जो आपके लंग्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे, और डायफ्राम क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ रेज हो जाएगा, ताकि सारी एयर आसानी से बाहर जा सके। ऐसा कब होता है, एक्सहेलेशन के टाइम पे होता है। इन्होंने ये चीज़ किस में लिख दी, इनहेलेशन में लिख दी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ गलत है, ऐसा इनहेलेशन में नहीं होता। जब एयर को इनहेल करते हो तो आपके रिब केज आउटवर्ड मूव होते हैं, और डायफ्राम रेज होने की बजाय नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है, ठीक है। इन द एल्वेली एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलर एयर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड। हाँ जी, ऑक्सीजन जो है एल्वेली से ब्लड में डिफ्यूज होती है, और CO2 ब्लड से वापस एल्वेली में चली जाती है। तो ठीक है, हाँ ये स्टेटमेंट, एल्वेली में ही हमारा गैसेज का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन, हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से अट्रैक्ट होने की एबिलिटी।
तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है उसने उन्हें बोलना है कि CO2 की तरफ ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है, अगर हीमोग्लोबिन CO2 को ज़्यादा पसंद करता तो CO2 को लेके जाता अपने साथ, लेके किसको जाता है, वो ऑक्सीजन को लेके जाता है। CO2 को तो लेके भी नहीं आता बेचारा, लेके भी मुश्किल से 20% CO2 को लेके आता है, वो भी अमीनो एसिड के साथ उसके कहने पे अमीनो एसिड उसको अटैच करवा देता है वहाँ पे। अदरवाइज हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है CO2 के कंपैरिजन में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत लिखा हुआ है। ओके, एल्वेली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एल्वेली है, जो बलून जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, उनकी स्पेशल शेप यही तो होती है कि वो बलून जैसे स्ट्रक्चर हैं, उनके इनसाइड में टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उनकी वॉल इस तरह से डिज़ाइन होती है कि वो गैसेस को एक्सचेंज होने देती है। तो सारी एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस की जो खास बात होती है वो सारी एल्वेलीज में होती है। तो एल्वेली हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, तो इसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है गैसेस को एक्सचेंज होने के लिए। तो बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट आया है, और जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट आया है। ढूंढ लो ज़रा कहाँ पे है सेकंड और फोर्थ, तो लास्ट वाली ऑप्शन में है सेकंड और फोर्थ, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे हीमोग्लोबिन वाली बात की, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी CO2 की तरफ ज़्यादा नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हीमोग्लोबिन पहले CO2 को लेके जाता, बाद में बचे कुछ ऑक्सीजन को लेके जाता, जबकि ऐसा नहीं होता। बट हीमोग्लोबिन की एफिनिटी एक और गैस होती है जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन उस गैस को ऑक्सीजन से भी ज़्यादा चाहता है। वो गैस होती है एक पॉइजनस गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस इसलिए तो बोलते हैं भाई, अगर आपको थोड़ी देर के लिए CO के एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, आसपास थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दी, तो होगा क्या, इनहेल करोगे ब्रीदिंग के टाइम पे वो आपके लंग्स में जाएगी। अब जैसे वो एल्वेली के अंदर फिल हो जाएगी ये CO वाली गैस, तो एकदम से ब्लड, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई वहाँ पे चारों तरफ होती है, तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसे कौन दिख जाएंगे, CO के मॉलिक्यूल दिख जाएंगे। तो ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा कि भैया इसे तो छोड़ो और CO को लेके चल दो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ लेके चल देगा। तो मेजॉरिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी एंटायर बॉडी के अंदर आपकी फैल जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह से फैल गई तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई सही से, क्योंकि ऑक्सीजन को तो छोड़ दिया ना हीमोग्लोबिन ने, CO को लेके जाने लगा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और कुछ ही देर के अंदर अंदर उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसलिए पॉइजनस गैस कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ देखो लिखी हुई है एक नोट में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज 210 टाइम्स, 210 गुना ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के लिए। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा पसंद करता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि जैसे ही हमारे हीमोग्लोबिन वाले मॉलिक्यूल को आसपास में कौन नजर आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल नजर आएंगे, और साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे आसपास, तो क्या करेगा वो, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड वाले मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर अटैच करेगा, इनको यहीं पे छोड़ देगा। अब इनको अटैच करते ही ये सीधा का सीधा लेके कहाँ जाएगा, ये पूरी बॉडी सेल्स तक लेके जाएगा। तो पूरी एंटायर बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और पर्सन फाइनली क्या हो जाएगा, पहले बेहोश होगा, और कुछ टाइम के बाद अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मर जाएगा वो। तो ये रीज़न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉजिकली हीमोग्लोबिन के टर्म्स में। तो ध्यान रखना है छोटी सी बात। नेक्स्ट वन, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब इनहेल करते हो तो एयर जब पास आउट होती है तो उसका सीक्वेंस पूछा है आपसे। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, हाँ ठीक है, नॉस्ट्रल्स में एयर जाती है, तो सीक्वेंस जो भी सही होगा उसको देख लेना। नॉस्ट्रल्स, उसके बाद लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, तो गलत हो गया, यहाँ पे गड़बड़ है। लैरिंग्स पहले नहीं आता, लैरिंग्स फेरिंग्स के बाद आता है। भाई पहले फेरिंग्स आएगा ना, फेरिंग्स ही वो कॉमन पासेज है जहाँ से एयर भी पास आउट होके जाती है और आपका खाना भी पास आउट होके जाता है, उसके बाद आपका लैरिंग्स आता है। तो लैरिंग्स पहले नहीं आता, फेरिंग्स के बाद में आता है, तो इस वजह से ये गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला ऑप्शन नेसल पैसेज, चलो कोई बात नहीं, नॉस्ट्रल की बात नहीं करी, नेसल पैसेज की बात करी, ठीक है, नेसल पैसेज में पहुंचे। उसके बाद ट्रैकिया, फिर फेरिंग्स ना, फिर ये दोनों गड़बड़ हो गए। ट्रैकिया कहाँ से आ गया फेरिंग्स से पहले, ट्रैकिया तो लैरिंग्स के भी बाद में आता है, लैरिंग्स के जस्ट नीचे ट्रैकिया होता है, तो ट्रैकिया इन्होंने पहले लिख दिया, ट्रैकिया के बाद ये फेरिंग्स बोल रहे हैं, तो नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद नॉस्ट्रल, तो यहीं पे गलत हो गया। लैरिंग्स के बाद नॉस्ट्रल्स कहाँ से आ गए, नॉस्ट्रल तो फर्स्ट पॉइंट पे होते हैं ना, आपकी नाक में जो फ्रंट पे दो होल होते हैं उसे नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, तो लैरिंग्स के बाद तो हो ही नहीं सकते हैं, ये भी गलत हो गया। लास्ट वन नॉस्ट्रल्स ही हमारे पास, ठीक है, फिर फेरिंग्स में एयर जाएगी, ठीक है, फिर लैरिंग्स में जाएगी, हाँ ठीक है ना, फिर ट्रैकिया में बिल्कुल, और ट्रैकिया से लंग्स में, और लंग्स के अंदर कहाँ पे, एल्वेली में। तो ये वाला सीक्वेंस हमारा बिल्कुल परफेक्ट है।
ठीक है ना। देखो इस तरह के एमसीक्यू करने से बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत अच्छे डेवलप होती है, जो आपने पढ़ रखा है उस चीज़ को अप्लाई करना आ जाता है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि एमसीक्यूज जितने ज़्यादा हो सकें उतने ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए, और बोर्ड ने भी इस वजह से आपका 10 मार्क्स के एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर दिए हैं पिछले साल से ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट्स ड्यू टू। देखो क्रिकेटर्स जब काफ़ी टाइम तक भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उनकी मसल्स में क्रैम्प हो जाते हैं। क्रैम्प मतलब अकड़न हो जाती है काफ़ी टाइम तक। तो ऐसा क्यों होता है, इस किस वजह से होता है, ये पूछा है आपसे। ऐसा क्यों हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एथेनॉल। नहीं जी, पायरुवेट टू एथेनॉल में बदलता है फर्मेंटेशन के टाइम पे, और हमारी बॉडी में फर्मेंटेशन नहीं हुआ करता, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, पायरुवेट का ग्लूकोज में अगर कन्वर्जन होता तो फिर तो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होता ना, 38 एटीपी निकलते फाइनली मिला के, तो फिर उस केस में तो क्रैम्प होने का कोई मतलब नहीं था, आपके मसल्स में अकड़न होने का कोई मतलब नहीं था, ये भी पॉसिबल नहीं है। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, की ग्लूकोज पायरुवेट में ना कन्वर्ट नहीं हुआ, ग्लूकोज पायरुवेट में जनरली ऐसे कभी कन्वर्ट नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। तो नॉन कन्वर्जन की तो कोई बात ही नहीं है, कोई ना कोई चीज़ तो कन्वर्ट हुई होगी। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, की पायरुवेट जो था वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो आंसर है हाँ, इस वजह से ऐसा होता है। बताया था ना कि अगर हमारे पास हमारी मसल्स में एयर की अगर कमी पड़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, तो उस केस में मसल्स क्या करती हैं, एनएरोबिकली रेस्पायर करने लगती हैं, और उस तरह के एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस होता है बॉडी के मसल्स के अंदर, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में थकान हो जाती है और मसल्स थक जाती हैं, उन पे क्रैम्प्स आ जाते हैं, अकड़ जाती हैं मसल्स, क्योंकि लैक्टिक एसिड जम जाता है वहाँ पे। हमारी हार्ट की अकेली मसल्स ऐसी हैं जहाँ पे कभी भी लाइफ में लैक्टिक एसिड नहीं जमता, इस वजह से उन मसल्स को कभी भी रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है ना। चलो अभी की एक्टिविटी है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, इस पर काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले इसको देख लो, पूरी एक वीडियो है वो आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ये प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन दिखाया हुआ है, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 रिलीज होती है। इस बात को प्रूव करना हो तो आपको एक्टिविटी जब मैं इसमें वीडियो दिखाऊंगा वहाँ समझ में आ जाएगा, कि उसमें ये बता देंगे आपको दिखा के कि हाँ अगर एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है, मतलब हम लोग अगर रेस्पायर करते हैं तो जो बाहर एयर निकलती है उसमें CO2 होती है, इस बात की गारंटी क्या है। तो सिंपल सा ये करेंगे, केमिस्ट्री वाला लॉजिक लगाएंगे, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भर लेंगे, लाइम वाटर भर लेंगे। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको भर लेंगे, है ना। यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब लगा देंगे, यहाँ से आप फूक मारोगे, तो आप फूक मारोगे तो ऑब्वियसली बात है CO2 आएगी यहाँ से, और CO2 जब इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो इस लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की कर देगी, और कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये लॉजिक केमिस्ट्री से आएगा, आप वीडियो में इस चीज़ को देख लेना आराम से। फिलहाल इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है वो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसके लिए कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, इस तरह की बेंडेड ट्यूब, कांच की ये मुड़ी हुई ट्यूब लगाएंगे, यहाँ पे पानी भरेंगे इस फ्लास्क के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर जर्मिनेटिंग सीड्स रखेंगे। जर्मिनेटिंग सीड्स मतलब जो सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं, जैसे आपने सपोज करो कि कुछ टाइम के लिए चने भिगो के रख दिए, आप उसे 5-6 दिन के लिए चने को ऐसे कैसे भिगो के रख दो पानी में, तो उनसे जड़ें निकल आती हैं थोड़ी थोड़ी, तो उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन होना, उसका अंकुरण हो जाना उस बीज का। तो जर्मिनेटिंग सीड्स को आपने ला के यहाँ पे रख दिया, उसके बाद सब पूरे सेटअप को अपने कॉक वगैरह लगा के सील कर दिया, वैसलीन लगा देते हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से यहाँ से एयर बिल्कुल आ ना जाए, ठीक है। इसके अंदर धागे से एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नया नया सॉल्यूशन बनाया होता है, फ्रेश सॉल्यूशन, वो इसमें भर के लटका देते हैं। अब होगा क्या भाई, यहाँ पे जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि जर्मिनेशन होने के बाद जब यहाँ पे रेस्पिरायर करेंगे ये बीज, तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 रिलीज होगी रेस्पिरेशन से, और जो ये CO2 रिलीज होगी, ये CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर जाएगा, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो KOH भरा हुआ है ये एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो यहाँ से CO2 निकली, क्योंकि इन बीजों ने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, CO2 निकली, और CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है, KOH। अगर आपने KOH रखा नहीं, इसको भूल गए, या इसकी जगह पे तुमने KCl कुछ और रख दिया, तो उस सिचुएशन में ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर अगर कुछ और रखोगे या ऐसे रखना भूल जाओगे, तो जो CO2 निकलेगी उसके कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो CO2 को एक KOH एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी यहाँ पे थोड़ी सी हवा कम हो गई। अब होगा क्या, अब यहाँ पे हमारे पास वाटर का लेवल सपोज करो स्टार्टिंग में इस जगह पे मार्क हुआ था, यहाँ पे ये इनिशियल वाटर लेवल का मार्किंग था। जब हम लोगों ने इस जर्मिनेटिंग सीड को यहाँ पे रख दिया और 2 घंटे के लिए अपरेटस को छोड़ दिया, तो CO2 निकली, और CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर गया, KOH एब्जॉर्ब कर गया। इसकी वजह से यहाँ पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हुआ, यानी यहाँ पे हवा कम है और यहाँ पे हवा ज़्यादा है, प्रेशर का डिफरेंस आ गया दोनों जगह पे। तो इसके अंदर जो वाटर है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा। पहले वाटर लेवल यहाँ पे था और थोड़ी देर के बाद वाटर लेवल कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा।
वो कितना ऊपर में लेगा तो डिपेंड करेगा यहाँ पे कितनी CO2 एब्जॉर्ब हुई है, बहुत सारी बातों पे। बट हमें तो बस ये देखना है कि वाटर लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर राइज हो गया, यानी कि पानी को खींच लिया इधर की साइड की एयर ने अपनी साइड, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया था ना, पार्शियली वैक्यूम, थोड़ी सी एयर कम हो गई, कहाँ गई वो एयर, वो CO2 इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो इससे ये समझ में आता है कि इसका मतलब इन सीड्स के जर्मिनेट होने पे CO2 निकली होगी, जिसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, KOH ने, क्योंकि अगर CO2 ना निकलती तो KOH किसी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, KOH किसी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो यहाँ पे कभी भी वैक्यूम क्रिएट नहीं होता, यहाँ पे कभी भी वैक्यूम क्रिएट नहीं होता, तो ये लेवल कभी भी ऊपर नहीं जाता। तो ये वाटर लेवल का इंडिकेशन ऊपर जाना ये क्या शो करता है कि यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी एयर कम हुई है। वो कब पॉसिबल है, वो एक ही केस में पॉसिबल है जब CO2 निकली हो, क्योंकि KOH सिर्फ CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है और किसी को नहीं। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी का डायग्राम है। मैं आपको एक वीडियो पूरी दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे आगे की तरफ। वो प्रोसीजर लिखोगे आप, पूरी समझा दी मैंने सारी की सारी बातें, बाकी बची कुछ चीज़ तुम्हें वीडियो में समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, चलो अब of ध्यान से carbon dioxide during respiration. Respiration is the process through which energy stored in organic molecules is released for growth and other life processes. During respiration, organic food breaks down into simpler substances and liberates carbon dioxide and energy. Respiration that requires oxygen is called aerobic respiration. Aerobic respiration takes place inside the mitochondria. The respiration that does not require molecular oxygen is called anaerobic respiration. This process occurs in the cytoplasm of the cells. In this experiment, we shall look at the release of carbon dioxide gas during aerobic respiration by plants and human beings. Respiration in plants. To do the experiment, we require a test tube, a beaker containing distilled water, germinating seeds of bean, a cork with a hole, a conical flask, measuring cylinder, freshly prepared potassium hydroxide solution, petroleum jelly, thread, and a glass delivery tube with two bends at right angles. Procedure. Using a spatula, place about 30 germinating bean seeds in a conical flask. Pour 4 ml of potassium hydroxide solution into a measuring cylinder. Transfer the potassium hydroxide solution from the measuring cylinder into a small test tube. Tie a cotton thread around the neck of the test tube. Suspend the test tube in the conical flask above the germinating seeds. Close the mouth of the conical flask with a cork. Insert one end of the delivery tube into the conical flask through the cork and dip the other in a beaker containing water. Observe the position of the water level in the delivery tube. This is the initial reading of the water level in the delivery tube. Use your finger to take some petroleum jelly. Then apply the petroleum jelly on the cork to make the apparatus airtight. Keep the apparatus undisturbed for 2 hours. After 2 hours, you will see that the level of water has risen in the delivery tube at the end, dipped in the beaker of water. Note this level as the final level. The germinating seeds in the conical flask release carbon dioxide during respiration, which is absorbed by the potassium hydroxide solution kept in the small test tube. This creates a partial vacuum in the flask and it forces the water up the delivery tube. Thus, it proves that germinating seeds produce carbon dioxide during respiration. Precautions. Ensure all connections are airtight. The freshly prepared concentrated solution of potassium hydroxide solution should not be kept for later use. Respiration in humans. To do the experiment, we require freshly prepared lime water, a cork with 2 holes, 2 glass tubes bent at right angles, and a boiling tube. Procedure.
Pour freshly prepared lime water into the boiling tube so that it is 3/4 full. Take a cork with 2 holes and fix it into the mouth of the boiling tube. Insert the glass tubes, let us name them A and B, into the boiling tube through the cork so that the end of glass tube A dips in the lime water. Breathe out air with full force by putting your mouth at the end of tube A. Continue doing this vigorously for at least 1 minute. The bubbles of the air breathed out gradually turn the lime water milky. The only gas that can turn lime water milky is carbon dioxide. When carbon dioxide reacts with lime water, it forms calcium carbonate, thus giving lime water the milky appearance. So, we can conclude that both plants and human beings produce carbon dioxide during respiration. Precautions: use freshly prepared lime water. Breathe out air for at least 1 minute. ठीक है भाई, तो आप लोगों को दोनों की दोनों एक्टिविटीज़ खूब समझ में आ गई होंगी अच्छे से। कहीं पे कोई डाउट होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना उसको। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट भी तुम्हें समझा दिया बहुत अच्छे से, और रेस्पिरेशन इन एनिमल भी समझा दिया। जो लिखनी है एक्टिविटी वो सिर्फ प्लांट वाली लिखनी है, एनिमल वाली नहीं लिखनी, ठीक है ना। हाँ, तो भाई तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, आपको दिखाया था कंप्लीट इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये अगेन बोल रहा हूँ एक्टिविटी काफ़ी बार आई हुई है। छोटे छोटे क्वेश्चन या तो MCQ फॉर्मेट में या फिर कहीं पर भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, और ये बहुत ईजी सी एक्टिविटी है। अगर पूरी एक्टिविटी ध्यान से देखिए, हर बात को समझाए, तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, कुछ भी पूछने चाहे वो, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लेना। प्रोसीजर ये पूरा प्रॉपर वाई में लिखा हुआ है, जो आपको उस वीडियो में दिखाया गया है सब कुछ उसी वे में इजी स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये प्रोसीजर आप लिखोगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन है तो समझा दिया, एक बार देख लो फिर भी। CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड्स। भी जो सीड्स जर्मिनेट हुए होंगे वहाँ पे, उन सीड्स से क्या निकली होगी भाई, यहाँ पे ये सीड्स हैं, इन सीड्स से CO2 निकली होगी। वो CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर गया? उस CO2 को टेस्ट ट्यूब में जो KOH भरा हुआ था वो एब्जॉर्ब कर गया। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ वैक्यूम इन कॉनिकल फ्लास्क ड्यू टू विच वाटर राइजेस अप इन द ग्लास ट्यूब। इसकी वजह से क्या हुआ, उस फ्लास्क के अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा। उस पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो इस साइड में वाटर लेवल था, वो वाटर लेवल पहले तो यहाँ पे था, बाद में वाटर लेवल थोड़ा सा राइज हो गया था। तो यहाँ से एयर को खींच लिया होगा इस साइड पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो इससे समझ में आता है कि इस एक्टिविटी में CO2 रिलीज हुई होगी, जिसने KOH में इसको एब्जॉर्ब कर लिया गया होगा। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि हाँ, रेस्पिरेशन जब होता है, चाहे एनिमल में हो तो एनिमल वाला तो देख ही लिया, प्लांट्स में भी जब रेस्पिरेशन होता है तो CO2 रिलीज होती है। तो ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, ठीक है ना। अब देख लो जर्मिनेटिंग सीड्स के बारे में। इस तरह का जो सीड तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो इस सीड में नीचे से जड़ें निकल रही हैं, ऊपर पत्तियां भी आ गई हैं, तो ये जर्मिनेटिंग सीड्स है। आपने अच्छे से वहाँ पे वीडियो में देखे होंगे जर्मिनेटिंग सीड्स, क्लियर आपको जो बीन सीड्स थे वो दिखाए हुए थे वहाँ पे, ठीक है। और देखो ये सब जर्मिनेटिंग सीड्स से, सब में तो थोड़ी थोड़ी जड़ें निकली हुई हैं, ऐसे सीड्स को बोलते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स। अगर जर्मिनेटिंग सीड्स नहीं रखोगे ना तो रेस्पिरेशन की रेट बहुत स्लो हो जाएगी। जहाँ वो एक्सपेरिमेंट 2 घंटे में हो रहा है तो हो सकता है तुम्हें 2 दिन लग जाएं, या फिर वो पूरा भी ना हो पाए सही से। इसलिए जर्मिनेटिंग सीड्स का होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है 2 जो इंपॉर्टेंट इसके ऊपर अक्सर आते हैं, रिपीट होकर अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। एक्टिविटी आती होगी तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ KOH इन दिस एक्सपेरिमेंट। KOH क्या कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं ताकि ये, मतलब अगर हम लोग इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लेंगे तो ये एनवायरनमेंट में किसी चीज़ से रिएक्शन करके खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसको नया नया बनाते हैं, जब जरूरत होती है तभी बना लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो कहाँ से निकली होगी, जर्मिनेटिंग सीड से निकली होगी। और वो एब्जॉर्ब जब कर लेगा KOH तो वहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से दूसरी साइड पे वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर राइज हो जाएगा, और मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ रियलिटी में उस साइड पे कोई गैस रिलीज हुई है, वो CO2 ही है। इस बात का कैसे पता लगा, क्योंकि KOH सिर्फ CO2 को ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलो, वाई डू वी यूज जर्मिनेटिंग सीड्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। जर्मिनेटिंग सीड्स क्यों यूज़ करें, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड्स में रेस्पिरेशन की रेट फास्टर होती है किसी और चीज़ के कंपैरिजन में, तो इसलिए जर्मिनेटिंग सीड्स यूज़ करते हैं ताकि फास्टली रेस्पिरेशन हो पाए और प्रॉपरली हमारे पास हम लोग रीडिंग को नोट कर पाएँ और अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हाँ CO2 का रिलीज हुआ होगा वहाँ पे, ठीक है भाई। तो इस तरह से जाके हमारी ये एक्टिविटी पूरी खत्म हो गई। जो MCQ इंपॉर्टेंट तो मैंने आप लोगों को करा दिए, तो फाइनली रेस्पिरेशन अब जाके कंप्लीट हो गया ओवरऑल। नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो वहाँ पे मैं ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करवाऊंगा, जहाँ पे आप ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ोगे, कैसे पूरी पंपिंग का काम होता है वो देखेंगे, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, उससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो सब बातें हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में या ट्रांसपोर्टेशन वाले सेक्शन में कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। चलो।